वेलकम फ्रेंड्स सोन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम फिर आ गए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जिसके लिए हम मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं और उसके सारे पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करते हैं। क्योंकि एट लास्ट आपको क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है, और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको उसके पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टडी करने पड़ेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिटलर के उदय के कारण बताइए, या इसको बोल देंगे डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी। जर्मनी में हिटलर के इम्पोर्टेंट जो कारण हैं उदय के, वो क्या रहे हैं। तो इसके मुख्य कारण है, तो इनको हम बहुत सारे पॉइंट में लिखेंगे, उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एट लास्ट हमें एक क्वेश्चन लिखना है। और जब हम एक ही पॉइंट बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक फिक्स टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो क्वेश्चन को फिक्स टाइम में सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको पहले उसको कम से कम समय में लिखना भी सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हिटलर के उदय के महत्वपूर्ण कारण। तो पहला पॉइंट है वर्सराय की संधि। दोस्तों, वर्सराय की जो संधि थी वो हिटलर ही नहीं, जर्मनी के लिए आरोपित कठोर और अपमानजनक संधि थी। तो इस संधि को भी, और इस संधि के समय बहुत सारी शर्तें जर्मनी पर लाद दी गई थी। तो ये मुख्य कारण बनी हिटलर के उदय का। लेकिन इस पर एक विवाद भी है। कई लोग कहते हैं कि जो हिटलर का उदय है वो 14 ईयर बाद हुआ वर्सराय की संधि में। ठीक है, तो हिटलर को कई लोग मेन कारण इसको नहीं मानते, और ये भी मानते हैं कि जो वर्सराय की संधि है उस समय तक कम कठोर हो गई थी और सब सही चल रहा था, और राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया था जर्मनी। लेकिन इस पर भी मतलब विवाद है। एक मत कहता है कि सही थी, हिटलर का उदय वर्सराय की संधि के कारण हुआ। एक मत कहता है इसका और जो उदय है वो वर्सराय की संधि के कारण नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात कि पहला पॉइंट देखते हैं लैंग्वेज में क्या लिखा है। वर्सराय की संधि। वर्सराय की संधि पराजित जर्मनी के लिए बहुत कठोर थी और अपमानजनक थी। जर्मन देशभक्त उस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे, परंतु मित्र राष्ट्रों की युद्ध भरी धमकी से भयभीत होकर उस पर हस्ताक्षर करने पड़े। अतः जर्मनी वर्सराय की संधि से बहुत असंतुष्ट थे। हिटलर इस संधि का घोर विरोधी था, अतः जनता ने उसको समर्थन किया। इस मत में आंशिक सत्य अवश्य है, परंतु इसके विरोध में भी बातें कही जाती हैं। हार्डी और लिप्सन आदि विद्वानों का मत है कि यदि हिटलर के उदय का कारण वर्सराय की संधि है तो उसका उत्कर्ष इस संधि के 3 से 4 वर्ष पश्चात होना चाहिए, जबकि जर्मनी का अपमान अपनी पराकाष्ठा पर था, तो उसके 4 साल बाद उसका उदय होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, परंतु हिटलर का उदय 14 वर्ष के पश्चात हुआ। उस समय तक वर्सराय संधि की कठोर शर्तों में परिवर्तन हो गया था, अतः हिटलर को वर्सराय की उपज नहीं माना जा सकता है। हिटलर के उत्कर्ष के समय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जर्मनी का बहुत मान बढ़ गया था। स्टेट्समैन के अंतर्गत जर्मनी ने बहुत अंशों में अपने पूर्व गौरव को प्राप्त कर लिया था। लोकार्नो की संधि के बाद 1925 में उसको राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया था, और उसको काउंसिल की स्थायी सदस्यता भी प्रदान की गई थी। इससे वह यूरोप के अन्य राष्ट्रों में समानता में आ गया था। उसको जो लोकार्नो की संधि के बाद राष्ट्रसंघ में शामिल कर लिया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका मान सम्मान बढ़ गया था। तो क्या लिखा है, इससे वह यूरोप के अन्य राष्ट्रों में भी समानता आ गई थी। और 1930 में विदेशी सेनाओं में जर्मनी को खाली कर दिया गया था। विदेशी सेनाओं ने जर्मनी को खाली कर दिया था 1930 में। डावे संघ प्लान। लोजान सम्मेलन के अनुसार क्रमशः क्षतिपूर्ति की राशि कम होती जा रही थी। 1932 में जर्मन चांसलर ब्रूनिन ने स्पष्ट घोषित कर दिया था कि अब हम भविष्य में कोई क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं करेंगे। लगभग इसी समय सैनिक दृष्टि से भी जर्मन को अन्य राज्यों के समान स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार वर्सराय की संधि हिटलर के उत्कर्ष का प्रधान कारण नहीं माना जा सकता। तो एक मत था, तो वो हमने डिस्कस किया किस तरह से हिटलर की उदय का कारण संधि मानी जाती है और किस तरह से नहीं मानी जाती। इस पर भी 2 मत थे। ठीक है, तो मुख्य कारण लेकिन जो माना जाता है वो था आर्थिक कारण। ठीक है, तो आर्थिक कारण, जो आर्थिक मंदी आई,
आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? जो वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, बहुत सारी पहले सैनिक आवश्यकताएं थी, तो औद्योगिकरण भी हुआ था, तो औद्योगिकरण से लोगों का रोजगार छिना था। और दूसरी बात की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय के बाद लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई, और जो सैनिक मांग थी उसमें भी कमी आ गई। इस तरह से मंदी आ गई, लोगों में क्रय क्षमता नहीं बची किसी चीज़ की खरीदने की। तो दूसरा कारण मेन आर्थिक संकट माना जाता है। नाज़ी पार्टी और हिटलर के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण आर्थिक संकट 1929 से 33 है। इस विश्वव्यापी आर्थिक संकट के समय जर्मन की आर्थिक अवस्था बहुत खराब हो गई थी। जर्मनी का प्रत्येक वर्ग आर्थिक संकट का शिकार हो चुका था। कृषक वर्ग ऋणग्रस्त था। ठीक है, जून 1931 में कृषकों पर लगभग $3 अरब का ऋण था। हिटलर ने कृषकों को इस ऋण से मुक्त देने का आश्वासन दिया। इससे कृषक उसके समर्थन में हो गए और छोटे छोटे व्यापारी बड़े बड़े स्टोर्स के कारण दुखी थे। अतः उसने आश्वासन दिया कि बड़े बड़े स्टोर्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। इससे वे भी समर्थक हो गए और बड़े बड़े पूंजीपतियों और कम्युनिस्ट से भयभीत होकर हिटलर का समर्थन कर रहे थे। हिटलर ने कुछ उच्च कोटि के पूंजीपतियों को आश्वासन देकर अपनी ओर मिला लिया। उसने देखो छोटे लोगों को भी मिला लिया और जो बहुत बड़े पूंजीपति थे उनको भी मिला लिया। तो उसने मतलब दो-धारी तलवार का काम किया कि दोनों लोगों को मतलब बस थोड़े बहुत लोगों को छोड़ दिया, तो बहुत सारे लोग उसके समर्थन में आ गए। यह कहकर मिलाया कि उनका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, बड़े पूंजीपतियों का। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा, तो हिटलर को सपोर्ट चाहिए था। 60 लाख बेकारों को कार्य देने का प्रयास किया गया। मार्क का मूल्य गिर जाने से मध्यम वर्ग के जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी उनकी दशा सुधारने का भी प्रयास किया गया। यहूदियों को पृथक करने से इन लोगों का कार्य मिल गए। अतः यहूदियों को अलग कर दिया, तो यहूदी विरोधी नीति उसकी। अतः हिटलर के समर्थक हो गए। नाज़ियों ने घोषित किया कि हम प्रत्येक आर्थिक समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके कारण इस प्रकार के आश्वासनों से समाज में प्रत्येक वर्ग में सहानुभूति आ गई। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग में क्या आ गई? सहानुभूति आ गई। अगर जर्मनी में इस प्रकार का भयंकर आर्थिक संकट नहीं आता तो हिटलर और उसकी पार्टी को कभी इतना उत्कर्ष नहीं मिलता। तो इसमें यही दिख रहा है हम लोगों की, जर्मनी में अगर आर्थिक संकट नहीं आता तो इतना मतलब जो है उतना उत्कर्ष कभी नहीं मिल पाता। साम्यवाद का उदय भी हिटलर और नाज़ी के उत्कर्ष के सहायक हुआ। हालांकि इसका कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं था। नाज़ियों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस अयुक्तिपूर्ण प्रचार किया। नाज़ियों ने इसको ज़्यादा ही डराया लोगों की, साम्यवाद आ जाएगा तो रूस का कब्जा हो जाएगा आप पर, साम्यवाद आने से पूंजीपतियों को खतरा हो जाएगा और सब लोग रूस के गुलाम हो जाएंगे। तो ये चीज़ों से लोगों को डराया गया, तो वो लोग जर्मनी में जो नाज़ीवाद थे उसके समर्थक हो गए। जर्मनी में साम्यवाद के प्रचार की कोई संभावना नहीं थी। 1918 में जर्मनी के पराजित होने तथा उसके सम्राट कैसर विलियम के गद्दी छोड़ भाग जाने के पश्चात वहाँ साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो सकती थी। उस समय साम्यवादियों ने इसके लिए प्रयास भी किया, परंतु उनको सफलता नहीं मिली। फिर भी मानना पड़ेगा कि इस समय जर्मन में साम्यवादियों का जोर बढ़ रहा था। 1930 के निर्वाचन में साम्यवादियों को लोकसभा में 77 स्थान मिले थे। 1932 में प्रथम निर्वाचन में उसको 89 स्थान मिले थे। इसी वर्ष के द्वितीय निर्वाचन में उसको 100 स्थान प्राप्त हुए। इसका लाभ उठाकर नाज़ियों ने जर्मनी को साम्यवाद का भावी भय दिखाना प्रारंभ किया। और उसके पश्चात उस लोगों ने प्रमुख बातें यह भी कहीं कि यदि साम्यवादियों ने नाज़ी पार्टी को पराजित कर दिया तो जर्मन में यहाँ करोड़ों साम्यवादी दिखाई देने लगेंगे। जर्मनी में साम्यवाद सत्ता स्थापित होने का अर्थ यह है कि उसको रूस के अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि साम्यवादियों का मतलब है रूस के संकेतों पर चलना। साम्यवादी रूस पर एक संकेत पर चलते थे। तो हाँ, यहाँ पे बीमा नहीं है, वाइमर है। ठीक है, वाइमर गणतंत्र से असंतोष। तो
जो वाइमर गणतंत्र था वो भी बदलता रहता था। 1930 तक बहुत सारे 24 पार्टियों ने भाग ले लिया था और कोई भी आता तो थोड़े समय के लिए आता, उसके पता था कि हमारी पार्टी चली जाएगी तो वो भ्रष्टाचार करता और चला जाता। इस तरह से चेंज होता रहता था। तो इस तरह से वाइमर गणतंत्र भी असफल रहा, तो सुधार हो नहीं पाया। क्योंकि तो इसमें क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, गणतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत जर्मनी में अनेक पार्टियों का उदय हो गया था। 1930 में निर्वाचन में 24 पार्टियों ने भाग लिया था। अनेक विरोधी पार्टियां होने के कारण भी कोई शीघ्रतापूर्वक नहीं हो पाता था। बहुत सा समय व्यर्थ के वाद विवाद में नष्ट हो जाता था। बहुत से मनुष्य उन दिनों को याद करते थे जब जर्मन पार्लियामेंट में बहुत अनुशासनपूर्ण कार्य हुआ करता था। अब भी एक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता महसूस करते थे। हिटलर उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए आवश्यक रखता था। ठीक है। दूसरे कुछ वाइमर गणतंत्र से इसलिए भी नाराज थे कि उसने वर्सराय की अपमानजनक एवं कठोर संधि को स्वीकार कर लिया था। हालांकि इस संधि में की अनेक अपमानजनक शर्तों में परिवर्तन हो गया था, परंतु फिर भी जर्मन पर कुछ कठोर प्रतिबंध लगे हुए थे, अतः जनता का अधिकांश भाग उसका समर्थन कर रहा था। ठीक है। तो ये चीज दिक्कत थी वो वाइमर गणतंत्र की थी। नेक्स्ट आते हैं यहूदी विरोधी नीति। तो यहूदी विरोधी नीति जो भी हिटलर ने अपनाई वो भी एक दिक्कत का कारण थी। और यहूदी को उसने बड़ी संख्या में मरवाया, उनको वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। इजराइल में वो लोग बस गए। तो जर्मनी में यहूदियों की संख्या 7 से भी कम थी, फिर भी ये लोग बहुत संपन्न और समृद्ध थे। इनमें शिक्षा का बहुत प्रचार हुआ था। बड़े बड़े उद्योग धंधों तथा समाचार पत्रों के एक स्वामी थे। अनेक उच्च पदों पर ये नियुक्त थे। इससे जर्मनी जनता इनको ईर्ष्या की दृष्टि से देखती थी। बहुतों का ख्याल था कि जब भी जर्मन पर कोई संकट आया है उसको यहूदी ही काट रहे हैं, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि यहूदियों ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके समय पर उनको जर्मन के मतलब जो राजनेता हैं उनको रिसोर्सेस नहीं दिए, इसलिए जर्मन की हार हुई। हिटलर ने इस भावना का लाभ उठाकर प्रचार करना प्रारंभ किया कि यहूदी देशद्रोही हैं। इन्हीं के कारण 1918 में जर्मन पराजित हुआ। इससे हिटलर को जनता का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। तो ये चीज़ें थी यहूदियों के। मैं इसलिए पढ़ के दिखा रहा हूँ कि लिखना आखिरकार लैंग्वेज ही है, तो लैंग्वेज पढ़ना समझना लिखना आपको याद आना चाहिए। ऐसे तो कुछ भी लिख दोगे तो ऐसे नहीं होगा, थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट है आतंकपूर्ण काल, हिटलर का व्यक्तित्व तथा प्रचार कार्य। हिटलर व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। वह कुशल प्रभावशाली वक्ता था। उसके भाषणों का जनता पर जैसे जादू का प्रभाव होता था। उसके सिद्धांत निश्चित कर रखे थे और वह उन्हीं सिद्धांतों को जोर देकर बार बार दोहराता था। इससे जनता पर अनेक विचारों की अमिट छाप अंकित हो जाती थी। गोबेल्स उसका प्रचार मंत्री था। वह भी कुशल वक्ता था। इस प्रकार संसाधनों पर उनका अधिकार था। ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। खैर, आतंकपूर्ण कार्य। नासियों ने अपना प्रचार करने के लिए विरोधियों के दमन के लिए आतंकपूर्ण कार्य भी किए। सरकार ने उनके कार्यों को रोक ना सकी, सरकार उनके कार्यों को नहीं रोक सकी, अतः उनका उत्साह बढ़ता गया। इस प्रकार शक्ति और आतंकपूर्ण कार्यों से भी उनने अपना प्रचार किया। तो आतंकवाद से भी उनने अपना प्रचार किया, मतलब बहुत सारे रिसोर्स अपनाए। तो फिर तो हो ही उदय। जर्मनी जनता की सैनिक मनोवृत्ति। तो जर्मन के लोग शुरू से पुजारी टाइप के रहे हैं। एक युवक के वहाँ पे ऐसी राजतंत्र था और व्यक्ति विशेष की पूजा करते रहते थे कि यही महान है, जैसे फ्रेडरिक महान, बिस्मार्क, विलियम कैसर। तो उनको वैसी आदत थी, इनको गणतंत्र की आदत थी ही नहीं, ना ये लोकतंत्र में वाद विवाद की है सब चीज़ों की। तो क्या लिखा है इसमें, जर्मन जनता स्वभाव से ही सैनिक मनोवृत्ति वाले रखे स्टिक रहते थे। वह अनुशासन प्रिय और महान फ्रेडरिक, बिस्मार्क, विलियम कैसर की ओर से वीर नायकों की पूजा करने वाले थे। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली उसे पसंद नहीं थी, वह एक तंत्र को पसंद करती थी। हिटलर में भी ये सभी विशेषताएं थी, अतः जर्मन में जनता ने उसका हार्दिक स्वागत किया। इसी आधार पर उसको एक दलीय सेना का निर्माण कर लिया उसने। तत्काल सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने में असमर्थ रही। अंत में नासियों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और सरकार ने नासियों के समाज जो सामने है वो क्या कह दिया, आत्मसमर्पण। तो इसमें हमने बहुत सारे 8 पॉइंट पढ़ लिए हैं और भी एक आध पॉइंट हम देखेंगे। नवयुवकों द्वारा समर्थन। जर्मनी में बेकारी की समस्या
बेरोजगारी की जो अभी आ रही है, ठीक है, अभी भी इंडिया में भी बहुत सारी बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक थी, क्योंकि आर्थिक मंदी आ चुकी थी। स्कूल और कॉलेज से निकलने वाले युवकों को रोजगार नहीं मिल रहे थे। इसी से देश के अधिकांश नवयुवकों का भविष्य अंधकार में था। अतः नास्ती पार्टी ने उनको रोजगार देने का आश्वासन दे रही थी, अतः उन्हें हिटलर का समर्थन किया। विपक्षियों की निर्बलता। नास्तियों के विरोध अनेक वर्गों में बंटे थे। उन्होंने मिलकर नास्तियों का विरोध नहीं किया। जो नास्तियों के विरोधी थे, जो बहुत सारे वर्गों में, बहुत सारी पार्टियों में बंटे थे, उन्होंने नास्तियों का विरोध नहीं किया। इससे वो लोग बढ़ते रहे। साम्यवादी सोचते रहे कि नास्तियों द्वारा वर्तमान सत्ता का अंत कर वे शीघ्रता से देश का शासन अपने हाथ में ले लेंगे। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन लोगों ने ऐसा कर ही नहीं पाया। तो क्या दिक्कत हुई कि जो सोशल डेमोक्रेटों ने तनिक भी विरोध नहीं किया। इसी प्रकार अन्य पार्टियां भी तटस्थ रहीं, सोचते रहे कि इन लोगों का विरोध खात्मा हो जाएगा, सब लोग शांत रहे। विपक्षियों की इस निर्बलता का लाभ उठाकर नाज़ी पार्टी ने समस्त सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। तो इस तरह वो लोगों ने समस्त सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। हिटलर के कार्यों, तो लास्ट पॉइंट क्या है, हिटलर के कार्यों का जर्मनी परंपरा के अनुसार होना। देखो क्या था दोस्तों कि हिटलर ने जो कार्य किए जर्मन परंपराओं और आकांक्षाओं पर आधारित थे। जनता वर्साय संधि के विरोध करती थी, अतः हिटलर ने भी उसका विरोध किया। जनता जनतंत्र को घृणा की दृष्टि से देखती थी, अतः उसने एकतंत्र के प्रति श्रद्धा रखती थी। तो एक विद्वान ने लिखा, महायुद्ध के पश्चात जर्मनी में गणतंत्र शासन स्थापना होने का कारण यह नहीं था कि जनता गणतंत्र से प्रेम करती थी। इसका कारण यह था कि जनता की घोषणा जर्मन के जो राष्ट्रपति विल्सन की सहानुभूति प्राप्त करने की थी। जो राष्ट्रपति विल्सन थे उनकी सहानुभूति के लिए है गणतंत्र की स्थापना की गई थी। अतः जर्मन जनता इस महत्वाकांक्षा का लाभ उठाकर हिटलर ने जो जर्मन जनता की जो महत्वाकांक्षा थी कि वो मतलब मुख्य रूप से गणतंत्र को पसंद नहीं करते थे। हिटलर ने जनतंत्र शासन की कटु आलोचना की और नाजीवादियों के मौलिक सिद्धांत भी उसी जर्मन परंपरा से लिए गए। फिक्टे ने वीर पूजा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, अतः उसके इस प्रकार की विचारधारा उसके उत्कर्ष के लिए सहायक बनी। तो जर्मनी में ये चीज़ें आपने जो देखी उसमें हमने मुख्यतः 10 पॉइंट पढ़ी। देख एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो चाहिए, क्योंकि हमें पिन पॉइंट याद होनी चाहिए। वर्साय की संधि सेकंड पॉइंट है, आर्थिक कारण थर्ड पॉइंट अपने देखा, किस तरह से साम्यवादियों मतलब कि उदय का भय दिखाकर किया गया, आर्थिक संकट देख लिया था। चौथा पॉइंट है वाइमर गणतंत्र में संतोष। पांचवा पॉइंट है यहूदियों का विरोध नीति हिटलर। और तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है जो वाइमर गणतंत्र के असंतोष के बाद यहूदी विरोधी नीति और यहूदी विरोधी ने हिटलर का व्यक्तित्व का प्रचार, जो व्यक्तित्व और उसने प्रचार किया, फिर आतंकपूर्ण कार्य किए जो, और जर्मनी जनता की सैनिक मनोवृत्ति। और नेक्स्ट पॉइंट क्या थे, नवयुवकों द्वारा समर्थन और विपक्षियों की निर्बलता। और उसके बाद हिटलर के कार्यों का जर्मन परंपरा के अनुसार होना। तो इस तरह से हमने बहुत सारे पॉइंट देखे। तो ये हमें पिन पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होगा। इतने बड़े क्वेश्चन में अगर हम मतलब पेपर में लिमिटेड टाइम में अगर नहीं कर पाया क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे और सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।